ट्रेन में भीख मांगते हुए तलाकशुदा पत्नी मिली अपने पति से। पति और पत्नी दोनों फूट फूट कर रोने लगे। ये कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िला की है। दोस्तों, ये कहानी है पूजा और विनय की। विनय गाज़ियाबाद का रहने वाला था और पूजा उत्तर प्रदेश की बस्ती ज़िला की रहने वाली थी। पूजा अनाथ थी, इसके लिए गाज़ियाबाद में एक सिलाई की कंपनी में जॉब किया करती थी, जहां पर विजय भी उसी कंपनी में कटिंग मास्टर का जॉब किया करता था। पूजा बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। पूजा से हर एक लड़का कंपनी का उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन कुछ लोगों को लगता था कि विनय और पूजा में कुछ तो है जो हम लोग को नहीं पता है। एक दिन विनय के घर में विनय के भाई का इंगेजमेंट का छोटी सी पार्टी थी। विनय ने पूजा को इनवाइट किया। विनय और पूजा दोनों जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके कंपनी से निकल के अपने अपने रूम पर चले गए। अब पूजा को विनय के घर पे इंगेजमेंट में जाना था। पूजा एक अच्छी सी साड़ी पहनकर विनय के घर पे पहुंची। अब विनय से सब पूछने लगे उसके घर वाले कि ये कौन है। विनय बताने लगा अपने पापा से कि ये मेरे कंपनी में धागा कटिंग का जॉब करती है और ये अनाथ है। जब विनय के पापा ये सब कुछ सुन लिए तो विनय के पापा सोचने लगे क्यों ना मैं पूजा और विनय की शादी करवा दूं। और विनय और पूजा भी एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन हालांकि विनय कभी पूजा से कुछ कह नहीं पाया था। पार्टी में जितने दोस्त रिश्तेदार आए थे, सभी लोगों ने खाना खाया। खाना खा के डांस कर रहे थे। विनय के पापा ने पूजा को अकेले में बुलाया और कहने लगे कि पूजा, क्या तुम विनय से शादी करोगी? पूजा बोली, अंकल आप मेरे बारे में कुछ जानते नहीं, मैं अनाथ हूँ। विनय के पापा ने बोला कि मुझे विनय ने सब कुछ बता दिया है, अब मुझे तुम्हारे बारे में जानने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अब मैं बड़े भाई के साथ में विनय का भी शादी का ऐलान यहीं पर कर देता हूँ। अब बाहर सभी डांस वांस कर रहे थे। विनय के पापा गए डीजे बंद करवाकर और माइक लेकर सबके सामने खुलेआम विनय और पूजा की शादी का इंगेजमेंट वहीं पर करवा दिया। और बड़े भाई के शादी के बाद पूजा और विनय की शादी की तैयारी चालू हो गई। अब पूजा जॉब भी छोड़ चुकी थी क्योंकि वो विनय के घर पे ही रहती थी। 4 महीने बाद फिर विनय और पूजा का शादी हो जाता है। विनय और पूजा बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं, प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी काटते हैं। 1 साल बाद विनय थोड़ी थोड़ी शराब पीना चालू कर देता है। शराब पीने के कारण विनय और पूजा में कभी कभी मतभेद हो जाया करता था, नोक झोंक हो जाया करता था। ऐसा चलते चलते विनय काफ़ी शराब में डूबने लगा था। अब आगे चलते चलते बात यहाँ तक आ पहुँची कि विनय और पूजा की दोनों की डिवोर्स का फैसला ले लिया दोनों ने। 1 साल बाद दोनों का डिवोर्स हो गया और पूजा सोची अब इस शहर में रहना ही बेकार है। पूजा अपने कपड़े उपड़े समेट कर बैग में भरी और फ़ौरन वहाँ से रवाना हो गई गाज़ियाबाद से बस्ती ज़िले के लिए। बस्ती ज़िले में उसका रुधौली गांव के लिए रवाना हो गई बस्ती ज़िला से। पूजा ने अपने कपड़े उपड़े पैक किए और फ़ौरन वहाँ से निकल गई। निकलने के बाद गाज़ियाबाद स्टेशन पर पहुँची और एक टिकट कटाई। दूसरे दिन पूजा बस्ती स्टेशन पर आकर पहुंची। बस्ती स्टेशन से
तकरीबन 40 किलोमीटर दूर रुधौली गांव में उसको जाना था। रुधौली गांव पहुंची तो उसके चाचा और चाची वहां पर रहते थे। पूजा के चाचा और चाची को इसके बारे में कानो कान नहीं खबर थी कि पूजा का शादी हो गया है। अब 1 महीने बाद पूजा को उल्टी होने लगा। पूजा को अस्पताल ले जाया गया। फिर पता चला कि पूजा माँ बनने वाली है। 4 महीने का बच्चा इसके पेट में पल रहा है। अब पूजा को लोग, गांव वाले, उसकी चाची, यहाँ तक उसके चाचा भी डांटने लगे, ताना मारने लगे लोग। पूजा सोची अब यहाँ भी मेरा जीना दुश्वार हो गया है। पूजा फिर वहाँ से रुधौली गांव से निकल लेती है बस्ती स्टेशन के लिए। बस्ती स्टेशन पर जब आके पूजा पहुँचती है, फिर ट्रेन में एक चढ़ जाती है बगैर टिकट कटाए हुए और फैसला लेती है कि अब मैं ट्रेन में ही गुजारा करूँगी भीख मांग कर। अब पूजा इस हालत में तो काम कर नहीं सकती थी। इसके लिए उसके सामने और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पूजा ट्रेन में भीख मांगना चालू कर दी। पूजा दिन भर इधर उधर ट्रेनों में भीख मांगती। शाम को किसी स्टेशन पर उतरकर अपना चद्दर उद्दर बिछाकर सो जाती थी प्लेटफॉर्म पर। उधर विनय शराब के नशे में धुत होकर काम वाम छोड़कर इधर उधर भटकता था और दोस्तों के संगत में बहुत बुरी तरीके से बिगड़ चुका था। अब उसके घर वाले भी चाहते थे कि विनय भी घर छोड़कर चला जाए यहाँ से। अब उधर पूजा का 9 महीना चल रहा था। जब पूजा को प्लेटफॉर्म पे दर्द होने लगा तो एक लेडीज़ पुलिस ने उसको देखा और हॉस्पिटल पहुँचाया, सरकारी हॉस्पिटल में पहुँचाया। तो पूजा एक लड़के को जन्म देती है। अब वो लेडीज़ पुलिस वाली जब पूजा का पूरा वाक़या समझा तो लेडीज़ पुलिस वाली ने उसका को बहुत तरस आया उसके ऊपर। लेडीज़ पुलिस वाली ने 3 महीने का पूरा खर्चा, पूजा का पूरा खर्चा उठाया और 3 महीना बीत जाने के बाद फिर लेडीज़ पुलिस वाले ने बोला अब तुम यहाँ से जा सकती हो और अपना काम धंधा कर सकती हो। पूजा फिर वापस रेलवे प्लेटफॉर्म पर आई, फिर अपना काम वही चालू कर दी। अब 1 साल बीत जाने के बाद विनय के पापा गुजर जाते हैं। विनय के पापा जब गुजर जाते हैं 2-3 महीना जैसे तैसे उनके भाइयों ने एडजस्ट किया उसको। उसके बाद विनय को घर से निकाल देते हैं। विनय का भी हाल वही हो गया था जो हाल पूजा का था। विनय भी उसी रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है गाज़ियाबाद के और सोचने लगता है कि अब मैं कहाँ जाऊं। सोचते सोचते उसको पूजा का याद आया। अगर पूजा होती तो मेरा ये हाल नहीं होता। उसके बाद बगैर टिकट के विनय चालू डिब्बे में बैठ जाता है और पूजा के गांव की तरफ रवाना हो जाता है। अब जिस डब्बे में वो बैठा था उसी डब्बे में पूजा भी भीख मांग रही थी। उधर पूजा अपने 1 साल के बच्चे को लेकर के इधर उधर डब्बे में भीख मांग रही थी, गाना गा रही थी। भीख मांगते गाना गाते हुए अचानक विनय के पास आई और हाथ जैसे ही फैलाई, विनय ने उसका हाथ पकड़ा और बोला पूजा ये तुम क्या कर रही हो। और विनय फूट फूट कर रोने लगा और अपने आप को कोसने लगा कि मेरे वजह से ये तुम्हारी हालत जो हुई है इसका जिम्मेदार सारा मैं ही हूँ। विनय पूजा के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। उधर पूजा भी रोने लगी विनय की हालत देखकर। जब विनय ने अपने बारे में सब कुछ बताया पूजा को तो पूजा भी रोने लगी। दोनों में 1 घंटे तक बातचीत हुई और अगला स्टेशन आ गया गोंडा जंक्शन। गोंडा जंक्शन पे दोनों ने उतरकर एक एक चाय पिया और विनय ने अपना पूरा वाक़या पूजा को सुनाया। अब पूजा के सिवा विनय का कोई नहीं था। अगर पूजा विनय का साथ नहीं देती तो विनय
कहीं का भी नहीं रहता। उसे भी वही काम करना पड़ता जो पूजा कर रही। पूजा बहुत ही अच्छे ख्याल की लड़की थी। पूजा कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरी तरह विनय का भी हाल होए। विनय और पूजा फिर फैसला करते हैं कि हम दोनों फिर से अब साथ में रहेंगे। अब दारू शराब विनय छोड़ चुका था। वहीं पर अपने बेटे की कसम खाया और बोला कि मैं अब किसी नशे के किनारे नहीं जाऊंगा। पूजा बोली, अब तुम्हें कोई कसम खाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम दोनों मिलकर एक नई दुनिया बनाएंगे। फिर विनय और पूजा वहाँ से गाज़ियाबाद के लिए रवाना हो जाते हैं। गाज़ियाबाद के लिए रवाना होते फिर उसी कंपनी में जाके पहुँचते हैं तो सेठ से मिलते हैं। सेठ देखता है वो लोग की हालत तो सेठ को तरस आती है। तो सेठ जो सच्चाई था वो बता देता है कि विनय का अभी तक 5 लाख पीएफ बचा है और तुम चाहो तो निकाल सकते हो। सेठ बहुत ही दयालु किस्म का इंसान था। विनय भी उस सेठ के साथ बहुत ही वफादारी किया था। सेठ ने जा कर के विनय का पीएफ निकलवा दिया। 5 लाख पीएफ निकला। उसके बाद विनय और पूजा एक किराए का मकान लिए और दोनों मिलकर उसी कंपनी में काम करने लगे। अब दोनों पति पत्नी खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो ये थी दोस्तों विनय और पूजा की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें। हम ऐसी ही कहानी आपके लिए बराबर लाते रहेंगे।